21 मई 1991 रात के 10:20 तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर में एक छोटी सी रैली। भीड़ में उत्साह है, माला पहनाने के लिए आगे बढ़ती एक औरत और फिर एक धमाका और भारत के पूर्व सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी पल भर में इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन यह कहानी उस धमाके से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है उन खामोश चेतावनियों से जो अब तो पहले से आ रही थी और जिन्हें या तो सुना नहीं गया या सुनकर भी अनसुना कर दिया गया। आज से 3 दशक से भी ज्यादा वक्त बाद एक सवाल अभी भी हवा में तैरता है, जब खतरे के संकेत मौजूद थे तो वो चेतावनियां कार्रवाई में क्यों नहीं बदली। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1987 राजीव गांधी ने श्रीलंका के गृह युद्ध में दखल दिया था। भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया था। मकसद था लीटे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम को काबू में लाना। लेकिन यह अभियान बुरी तरह उलझ गया। IPKF के सैनिक मारे गए, तमिल जन भावनाएं आहत हुई और लिट्टे के सर्वोच्च नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण के मन में एक गहरी नफरत घर कर गई राजीव गांधी के प्रति। 1989 में जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए तब IPKF वापस आई, लेकिन घाव नहीं भरे। प्रभाकरण ने कसम खाई थी। लिट्टे की खुफिया शाखा इंटेलिजेंस विंग चुपचाप काम करने लगी। RA रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेश खुफिया एजेंसी यह सब देख रही थी, या कम से कम उसे देखना चाहिए था। 1991 का चुनावी माहौल। राजीव गांधी प्रचार के दौरे पर निकले थे। दक्षिण भारत में उनकी रैलियां हो रही थी। इसी दौरान RA के पास कुछ ऐसी सूचनाएं आने लगी जो बेहद गंभीर थी। जांच आयोग की रिपोर्टों और बाद में आई पत्रकारिता जांचों के अनुसार RA को यह संकेत मिले थे कि लिट्टे किसी बड़े नेता को निशाना बना सकती है। कुछ रिपोर्टें यह भी इशारा करती थी कि राजीव गांधी खास तौर पर निशाने पर हो सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल ब्रांच को भी अलग अलग स्रोतों से संकेत मिले थे। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी के पास भी कुछ सूचनाएं थी। इसके सारे धागे और फिर भी कोई ताना बाना नहीं बना। सवाल यह है क्यों? पहली बड़ी वजह सूचनाओं का बिखराव। RA IB और राज्य पुलिस के बीच कोई एकीकृत तंत्र नहीं था। हर एजेंसी अपने अपने दायरे में काम कर रही थी। एक के पास जो जानकारी थी वो दूसरे तक नहीं पहुंची। यह सूचना का टुकड़ों में होना आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं की एक बड़ी वजह मानी जाती है। 9/11 के बाद अमेरिका में यही पाया गया था। CIA और FIA के पास अलग अलग टुकड़े थे, लेकिन तस्वीर किसी ने नहीं जोड़ी। भारत में 1991 में यही हुआ। दूसरी वजह राजनीतिक संवेदनशीलता। राजीव गांधी उस वक्त विपक्ष के नेता थे, सत्ता में नहीं। चंद्रशेखर की सरकार थी, केंद्र और राज्य में राजनीतिक खींचतान थी। ऐसे माहौल में किसी पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कितनी तत्परता दिखाई जाए, यह सवाल नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में उलझा रहा। तीसरी वजह SPG हटाने का फैसला। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को कड़ी सुरक्षा देती है। राजीव गांधी ने खुद उसे हटवाने की इच्छा जताई थी। वो मानते थे कि यह सुरक्षा घेरा उन्हें आम जनता से दूर कर देता है। 1988 में SPG एक्ट बना था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर कानूनी अस्पष्टता बनी रही। और 1991 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी SPG कवर को काफी कम कर दिया गया था। अब बात करते हैं उस रात की। 21 मई 1991 में राजीव गांधी श्रीपेरुम्बुदूर पहुंचे। सुरक्षा इंतजाम थे पर पर्याप्त नहीं। मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उनका सही इस्तेमाल नहीं हो सका। एक महिला धन्नू, जिसका असली नाम थेनमोजी राजरत्नम था, माला लेकर आगे बढ़ी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी और उसके बेल्ट में बंधे RDX बम का विस्फोट हो गया। राजीव गांधी, धन्नू और 14 अन्य लोग इस धमाके में मारे गए। भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। हत्या के बाद जो जांच हुई, जस्टिस MC जैन आयोग, उसने बेहद चिंताजनक निष्कर्ष निकाले। जांच में पाया गया कि लिट्टे के इरादों के बारे में पर्याप्त संकेत पहले से मौजूद थे। खुफिया तंत्र के विभिन्न हिस्सों में सूचनाएं थी, लेकिन उन्हें एकत्रित करके कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी में बदलने में नाकामी रही। जैन आयोग ने यह भी पाया कि मद्रास पुलिस के पास कुछ ऐसे इनपुट थे जो अगर ठीक से साझा और विश्लेषण किए जाते तो शायद स्थिति अलग होती। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, तालमेल की कमी और प्रक्रियागत खामियों ने मिलकर एक ऐसा छेद बनाया जिसमें से हथियारे निकल गए। RA के तत्कालीन ढांचे में एक और बड़ी कमजोरी थी। यह एजेंसी मुख्यतः विदेश केंद्रित थी। श्रीलंका में लिट्टे की गतिविधियों पर नजर रखना उसके दायरे में था।
लेकिन जब लिट्टे का ऑपरेशन भारत की जमीन पर आकर तैयार होने लगा तमिलनाडु में, तो राव और आईबी के बीच की सीमा रेखा धुंधली पड़ गई। कौन जिम्मेदार है? रो कहे यह आईबी का काम था, आईबी कहे यह राज्य पुलिस का दायित्व था, राज्य पुलिस कहे हमें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, और इस आपसी उलझन में एक इंसान की जान चली गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हत्या से महज कुछ हफ्ते पहले मई 1991 में ही तमिलनाडु पुलिस ने एक लिट्टे नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। कुछ संदिग्ध पकड़े भी गए थे, लेकिन इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कहाँ तक फैली है, इसकी पूरी जांच नहीं हो पाई। एक और तथ्य जो रोंगटे खड़े कर देता है, हत्या की वारदात से पहले के दिनों में धन्नू और उसके साथियों ने तमिलनाडु के कई इलाकों में रेकी की थी और राजीव गांधी के कार्यक्रमों को फॉलो कर रहे थे। कहीं न कहीं इसी हलचल की भनक लगी होगी, लेकिन डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। सवाल उठता है, क्या यह महज नाकामी थी या कुछ और भी था? जैन आयोग ने यह भी जांचा कि लिट्टे को स्थानीय स्तर पर किस तरह का नेटवर्क और समर्थन मिला था। आयोग ने पाया कि तमिलनाडु में लिट्टे की जड़ें उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी थी और यही वो जमीन थी जिस पर यह साजिश पली। अब एक और कोण से देखते हैं। खुफिया विफलताओं का एक बहुत पुराना और दुखद पैटर्न है, जिसे विशेषज्ञ इंटेलिजेंस नॉइस कहते हैं। इसका मतलब है जब इतनी सारी सूचनाएं आती हैं, इतने सारे खतरों की चेतावनियां होती हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। 1991 में चुनाव का माहौल था। देश भर के नेता दौरे कर रहे थे, हर जगह सुरक्षा के इंतजाम थे, हर नेता को खतरा था या कम से कम ऐसा माना जाता था। ऐसे में राजीव गांधी के लिए आई विशेष चेतावनी शायद बाकी शोर में दब गई। लेकिन यह तर्क पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी कोई आम नेता नहीं थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो इंदिरा गांधी के बेटे थे जिनकी हत्या हो चुकी थी। उनके जीवन को खतरा था। यह सिर्फ संभावना नहीं थी, यह एक जानी मानी हकीकत थी। फिर भी उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इस पूरे प्रकरण में एक और पहलू है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। रो एक ऐसी एजेंसी है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, जिनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन पर टिकी थी। राजीव गांधी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता थे। जब सत्ता बदलती है तो प्राथमिकताएं भी बदलती है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बड़े चुनावी माहौल में शायद उस फहरिस्त में ऊपर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिले हैं। जांच आयोगों की कुछ रिपोर्टों के कुछ हिस्से आज भी वर्गीकृत हैं, सार्वजनिक नहीं किए गए, और यही वो खामोशी है जो सबसे ज्यादा बोलती है। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की सुरक्षा नीति में कुछ बदलाव जरूर लाए। एसपीजी एक्ट में संशोधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी अनिवार्य एसपीजी सुरक्षा दी जाने लगी, कम से कम एक निश्चित अवधि तक। खुफिया एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण को बेहतर बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन क्या यह काफी था? इतिहास के पन्ने बताते हैं शायद नहीं। 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई पर। हर बार खुफिया विफलताओं की बात हुई, हर बार सुधार के वादे हुए, और हर बार कुछ समय बाद वही पुरानी खामियां सामने आई। यह किसी एक एजेंसी की नाकामी नहीं है, यह एक ढांचागत समस्या है जहां जानकारी तो होती है पर उसे समय पर सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता और इच्छा शक्ति नहीं होती। श्री पेरुम्बुदूर में आज एक स्मारक है राजीव गांधी की याद में। वहाँ हर साल लोग आते हैं, लेकिन स्मारक बनाना और सबक सीखना दोनों अलग अलग काम है। उस रात जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक बम का धमाका नहीं था, वो एक पूरे तंत्र की विफलता का धमाका था। उस तंत्र की जिसे सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। खुफिया एजेंसियों का काम सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं होता, उनका काम होता है उस जानकारी को समझना, उसे जोड़ना और समय रहते कार्रवाई करना। जब ये तीनों काम एक साथ नहीं होते तो चेतावनियां महज कागजों पर लिखे अक्सर बन जाती है। और 21 मई 1991 की रात वो अक्सर एक इंसान की जान नहीं बचा सकी। इतिहास के कुछ सवाल कभी पूरी तरह नहीं सुलझते, कुछ सच्चाइयां फाइलों में बंद रहती है, कुछ गवाह चले जाते हैं, लेकिन जो सवाल रह जाते हैं वो जाते नहीं। क्या रो को पता था? शायद आंशिक रूप से। क्या कार्रवाई हो सकती थी? शायद अगर तंत्र ठीक से काम करता। क्या यह महज नाकामी थी या जानबूझकर की गई अनदेखी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। राजीव गांधी ने भी कभी कहा था, भारत एक पुराना देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र। वो खुद इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी मौत ने एक सवाल छोड़ा है जो इस युवा राष्ट्र से, इस तंत्र से और इसके जमीर से हर बार पूछा जाता है। जब कोई चेतावनी आती है क्या हम सुनते हैं?
खामोश चेतावनियां सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो सुनना चाहते हो, और जब कोई नहीं सुनता तो इतिहास खुद बोलता है, एक धमाके की आवाज में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।